गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डी ब्लॉक तत्वों के दूसरे लेक्चर में हम उनके गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको डी ब्लॉक तत्व के बारे में बताया था, और जो चैप्टर है अपना उसका नाम है प्रथम संक्रमण श्रेणी। और प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी डी ब्लॉक तत्व जो हैं उनके जो गुणधर्म हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आपका जो 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें सामान्यतः यही पूछा जाता है कि डी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्मों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डी ब्लॉक तत्व की जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा है, और उसका कारण ये है कि उनमें बहुत सभी गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि इन्हें हम संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो गुणधर्म हैं वो एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व जो हैं वो उनके जो गुणधर्म हैं उनके सारे गुणधर्म डी ब्लॉक तत्वों में पाए जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो बंध बनाने की क्षमता है एस ब्लॉक तत्वों में आयनिक बंध पाए जाते हैं, पी ब्लॉक तत्वों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है संक्रमण तत्वों की तो ये समस्त चारों तरह के जो बंध हैं वो बनाने में सक्षम है। आयनिक बंध भी बनाएंगे, सहसंयोजक बंध भी बनाएंगे, धात्विक बंध भी बनाएंगे, और उसके अलावा जो है उप सहसंयोजक बंध भी बनाएंगे। धात्विक बंध क्या होता है? धात्विक बंध का मतलब है यदि किसी इलेक्ट्रॉन को कई सारे प्रोटॉन घेरे हुए हों या किसी प्रोटॉन को कई सारे इलेक्ट्रॉन घेरे हुए हों तो एक प्रोटॉन और कई सारे इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बंध होगा, जो उसके अंदर आकर्षण बल होगा, वो धात्विक बंध कहलाएगा। उपसहसंयोजक बंध में हमको पता है कि एक दाता होता है, एक ग्राही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो दाता के द्वारा ग्राही को दिया जाता है और उसे हम तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। तो इनमें चारों ही जो बंध बनाने की क्षमता होती है। दूसरा मैंने बताया आपको कि एस ब्लॉक तत्व जो हैं विद्युत धनी होते हैं, पी ब्लॉक तत्व विद्युत ऋणी होते हैं, लेकिन ये जो डी ब्लॉक तत्व हैं विद्युत धनी भी होंगे, विद्युत ऋणी भी होंगे, यानी मध्यवर्ती गुणधर्म बताएंगे। तो यहाँ पर हम गुणधर्मों की जानकारी लेंगे कि डी ब्लॉक तत्व कितने तरह के गुणधर्म, इनसे ज़्यादा कोई भी गुणधर्म नहीं बता पाता। पी ब्लॉक तत्वों के गुणधर्म बहुत लिमिटेड हैं, एस ब्लॉक तत्वों के भी लिमिटेड हैं, लेकिन डी ब्लॉक तत्व जो हैं लगभग सभी गुणधर्म बताते हैं क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में स्थित होते हैं। जब हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो इसका गुणधर्म है वो है मेटेलिक करेक्टर। अब ये कहाँ से आया मेटेलिक करेक्टर, धात्विक गुण? क्योंकि ये धात्विक बंध बनाने में सक्षम हैं, इसलिए इसके अंदर धात्विक गुणधर्म पाया जाता है। और जितने भी संक्रमण तत्व हैं सभी के सब धातु होते हैं। पी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत हमने देखा था कि पी ब्लॉक तत्व धातु भी होते हैं, उप धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। लेकिन जब बात करेंगे संक्रमण तत्वों की तो ये सभी जो हैं धात्विक गुणधर्म बताते हैं। अब धात्विक गुणधर्म होते क्या हैं? चूँकि ये सभी धातु हैं और धातु के गुणधर्म ये आपको बताएंगे। और धातु का गुणधर्म है आघात वर्धनीयता, उसके बाद में कठोरता, उसके बाद में भंगुरता, उसके बाद में विद्युत चालकता, उसके बाद में तन्यता यानी टेंसाइलिटी, आघात वर्धनीयता यानी डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, एंड विद्युत चालकता को हम बोलेंगे कंडक्टेंस, तो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो धात्विक गुणधर्म जो हैं वो सभी इसमें पाए जाएंगे। तो हमने देखा एस ब्लॉक तत्व जितने भी हैं वो सारे के सारे धातु हैं, लेकिन वो धातु कैसे हैं? बिल्कुल नरम धातु हैं। लेकिन संक्रमण तत्व धातु भी हैं लेकिन अति कठोर हैं, हार्ड हैं। उसके बाद में जब इनको हम आघात करते हैं यानी पीटते हैं तो ये क्या करते हैं? थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चांदी है और सोना है, हम उसको बिल्कुल पतली शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम कॉपर की शीट्स हमने देखी है। तो जितने भी मेटल्स हैं उनकी हम लोहे की हमने चद्दरें देखी है, शीट्स देखी हैं। तो आघात वर्धनीयता, जैसे ही हम उसको
आघात करेंगे तो वर्धनीय मतलब फैल जाएगा, तो आघात वर्धनीय होते हैं। तन्यता, हम इन्हें तारों के रूप में डेवलप कर सकते हैं, तो तार के रूप में हम इसको और जब हम इसको खींचते हैं तो ये और पतला होता जाता है, यानी इनकी टेंसाइलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद भंगुरता, भंगुरता का मतलब यह है कि पीटने पर टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना। जहाँ तक देखा जाए समस्त संक्रमण तत्व जो हैं वो क्या हैं, ठोस हैं, लेकिन एक अपवाद है, वो है मरकरी। पारा जो है वो सामान्य ताप और दाब पर लिक्विड अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एस ब्लॉक तत्वों की भांति वो भी नरम है। बाकी शेष जितने भी हैं वे सब बहुत ही कठोर तत्व हैं और सभी के सभी सॉलिड हैं। और एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देनी पड़ेगी कि जो भी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनके अंदर उपस्थित बंधों पर निर्भर करती है। जैसे कठोरता और भंगुरता का रीज़न है उनके अंदर उपस्थित सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध के कारण वो कठोरता और भंगुरता दर्शाते हैं। इसी तरह से धात्विक बंध जब उसके अंदर हैं तो धात्विक बंध होने के कारण धातु के अंदर धनायन मुक्त इलेक्ट्रॉन के सागर के द्वारा घिरा रहता है। मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन में कि अगर एक धनायन को कई सारे ऋणायन घेर के रहेंगे तो उस धनायन और कई सारे ऋणायनों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, धात्विक बंध कहलाएगा। और इस धात्विक बंध की उपस्थिति के कारण ये संक्रमण तत्व आपको तन्यता दर्शाएंगे, आघात वर्धनीयता दर्शाएंगे, विद्युत चालकता दर्शाएंगे। विद्युत चालक भी होंगे और तापीय चालकता भी इसके अंदर दिखाई देगी। तो ये संक्रमण तत्व समस्त धात्विक गुणधर्म आपको बताते हैं। फिर ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, एलॉयस। एलॉयस का मतलब होता है कि एक संक्रमण धातु दूसरे संक्रमण धातु से क्रिया कर कर एक मिश्रित धातु बनाता है। और उसका कारण ये है कि समस्त संक्रमण धातु जो है उनकी आकार एक जैसा होता है। जब आकार एक जैसा होता है तो हम संकुलन उनका आसानी से कर सकते हैं। जितने भी संक्रमण तत्व हैं ये विद्युत धनी गुणधर्म दर्शाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से त्याग देते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। NH2 NS1 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आसानी से त्यागे जा सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव गुणधर्म दर्शाते हैं। इनके अंदर तीनों ही प्रकार का संकुलन पाया जाता है। संकुलन यानी कि जो भी उनके अंदर जो है पैकिंग जो है किस तरह से होगी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी पाया जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी पाई जाएगी, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी इसके अंदर पाया जाएगी। तो संकुलन तीनों ही प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। और विद्युत धनी जो गुणधर्म है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करेक्टर है, वो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे हम देखेंगे उसमें कमी आएगी और वो विद्युत धनी से विद्युत ऋणी में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो विद्युत धनी विद्युत ऋणी सभी गुणधर्म इनके द्वारा दर्शाए जाते हैं। इन तत्वों के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हम अगर उसमें से स्क्रीनिंग इफेक्ट को घटा दें तो ये कहलाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अत्यधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण इनके अंदर प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, और इसी के कारण हम देखेंगे इसके अंदर घनत्व भी काफ़ी अधिक होता है। इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी उच्च परमाणुवीय एंथैल्पी होती है। तो ये सारे गुणधर्म धात्विक गुणधर्म के कारण पाए जाते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम जब डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अयुग्मित रहते हैं, उसके बाद में युग्मन शुरू हो जाता है। जब युग्मन शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर जो है दृढ़ और ये धात्विक जालक जो है वो दृढ़ और प्रबल हो जाती है, और उसके बाद में इसकी सामर्थ्य घटती है। FCC जालक में तलों की संख्या अधिक होने के कारण यह जालक रखने वाले संक्रमण तत्व नरम और तन्य होंगे। तो अगर FCC पैकिंग पाई जा रही है तो संक्रमण तत्व नरम होंगे, और अगर FCC की जगह HCP है तो वो कैसे होंगे, कठोर होंगे। तो किस तरह का संकुलन है, उस संकुलन के आधार पर, ये संकुलन मैंने यहाँ बता रखे हैं, FCC संकुलन है जिसके अंदर 74% जो है वो पैक्ड रहता है इसमें और 26% जगह रिक्त रहती है। ये BCC मैंने बता रखा है, बॉडी सेंटर्ड। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्यूब के समस्त कोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और बीच में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसमें अंदर वापस 74%
जो है पैकिंग होती है, 26% जगह जो है वो खाली रहती है। अब आता है दूसरी प्रॉपर्टी, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है परमाणु आयतन एवं घनत्व। परमाणु आयतन की जहाँ तक बात करेंगे तो वो परमाणु आयतन जो है इनका अ, नाभिक के समीप हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है, और बढ़ने से अत्यधिक आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल महसूस होता है, और उस वजह से आकार भी छोटा होता जाता है जैसे ही हम बाएं से दाएं जाते हैं, और परमाणु आयतन में भी कमी आती है। तो जैसे ही हम बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे जेड इफेक्टिव यानी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, उस वजह से साइज़ में कमी आती है। जब साइज़ में कमी आती है तो आयतन में भी कमी आती है। इसके अलावा धात्विक त्रिज्या में कमी आती है, क्लोजेस्ट पैकिंग हो जाती है, और परमाणु भार बढ़ता है। इन सभी से परमाणु आयतन में कमी आती है। तो बाएं से दाएं जाने पर संक्रमण तत्वों का परमाणु आयतन घटता है, और इसे हमने पीरियोडिक एक जो टेबल है उसके अंदर भी बता रखा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी घनत्व। घनत्व का हम पता है कि ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और जहाँ तक मास की बात है बाएं से दाएं जाने पर मास बढ़ता है, आयतन घटता है। तो दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, घनत्व को बढ़ा रहे हैं। यानी यदि हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे तो हम देखेंगे कि घनत्व की वृद्धि होगी, घनत्व का मान बढ़ेगा। एक और चीज़ हमको बतानी है यहाँ पे, आवर्तिता क्या होती है। आवर्तिता का मतलब होता है कि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रॉपर्टी में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। इसी तरह से हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या अंतर आ रहा है, ये कहलाता है आवर्तिता। तो आवर्तिता हर प्रॉपर्टी के लिए हमको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ भी हम आवर्तिता देख रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर घनत्व बढ़ता है। इसका ठीक विपरीत होगा जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने से परमाणु आयतन बढ़ेगा, और आकार बढ़ने की वजह से मास तो बढ़ता ही है, तो लेकिन मास भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तीसरे वाले में। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर भी घनत्व में वृद्धि हो जाती है। तो पहले घटेगा उसके बाद में बढ़ेगा। और जहाँ तक घनत्व का सवाल है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक घनत्व वाला जो तत्व है वो संक्रमण तत्व ही है, और वो है ऑस्मियम, जिसका की डेंसिटी 22.6 होती है। हमने देखा Hg की डेंसिटी 13 समथिंग होती है, लेकिन ये ऑस्मियम जो है उससे भी कहीं ज़्यादा घनत्व दर्शा रहा है, 22.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ऑस्मियम और रोहिडियम दो ऐसे तत्व हैं जिनकी घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो संक्रमण तत्वों में हम जब बाएं से दाएं जाएंगे चाहे ऊपर से नीचे जाएंगे, घनत्व का मान बढ़ता है। केवल 3 तत्व ऐसे हैं जिनके अंदर घनत्व 5 से कम है, वो है स्कैंडियम, उसके बाद में टाइटेनियम और इट्रियम। स्कैंडियम के अंदर 3.01 है, टाइटेनियम के अंदर 4.51 है, और इट्रियम के अंदर 4.47 है। तो वर्ग में नीचे की तरफ बढ़ने पर भी घनत्व बढ़ता है, जबकि घटना चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आयतन जो है वो निश्चित रूप से बढ़ रहा है, लेकिन द्रव्यमान उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए घनत्व भी बढ़ता है। तो वर्ग में बाएं से दाएं जाएंगे तो भी घनत्व बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी घनत्व बढ़ता है। और यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, वापस जो है आपका आकार कम हो जाता है, आयतन कम हो जाता है, और आयतन कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि आयतन भी कम हो गया, द्रव्यमान बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि बीच में 14 एफ ब्लॉक तत्व आ गए। एफ ब्लॉक तत्व आने से मास बहुत अत्यधिक बढ़ जाएगा, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और उस वजह से क्या होगा कि द्रव्यमान भी बढ़ गया और आयतन भी कम हो गया, और एक अत्यधिक घनत्व में वृद्धि देखने को मिलेगी जब हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ तक भी देखा गया है कि जो तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्व हैं उनका जो घनत्व है वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्वों का लगभग दुगना होता है, यानी जस्ट डबल होता है। तो
जब आप जो देखेंगे सारणी टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि जो भी तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्व हैं उनका जो घनत्व है बहुत ही अधिक है और जस्ट डबल है संख्या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज तत्वों से। उसका कारण आपको क्या देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कारण है कि तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों के घनत्व द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्वों से दुगने होते हैं। तो आंसर आपका होगा लेंथेनाइड संकुचन। तो ये रामबाण आंसर है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये कई जगह आपको सहायक होगा, ये आंसर देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जेड इफेक्टिव मीन्स जेड यानी परमाणु क्रमांक माइनस ये जो कांस्टेंट होता है रो, इसको अपन जेड इफेक्टिव कहते हैं। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो इस परिरक्षण नियतांक को जब हम एटॉमिक नंबर्स में से घटा देते हैं तो हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश प्राप्त होता है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे और वो है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो हम यहाँ पर चूँकि बंध बहुत सारे हैं तो रेडियाई भी बहुत सारी होती है। तो संक्रमण तत्वों के अंदर रेडियाई की बात करें तो एक तो होती है धात्विक त्रिज्या, वो धात्विक बंध के कारण, एक होती है सहसंयोजक त्रिज्या, वो सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण, एक आयनिक त्रिज्या। तो इस तरह से कई सारी त्रिज्याएं जो हैं हमको यहाँ देखने को मिलेगी। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर भी हमें आवर्तिता देखनी पड़ेगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज़ में कमी आएगी, लेकिन ये साइज़ में जो कमी आती है वो एक निश्चित समय आती है। उसके बाद में क्रोमियम से कॉपर तक जाने पर जो परमाणु त्रिज्या घटती नहीं है, समान रहती है। उसका कारण क्या है कि दो कारक यहाँ पर हो जाते हैं। एक कारक जो कि नाभिक के आकर्षण है वो तो साइज़ को कमी करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। उस वजह से एक कारक साइज़ को कमी लाएगा, एक कारक साइज़ में वृद्धि करेगा। इसलिए नेट इफेक्ट ये होता है कि क्रोमियम से कॉपर तक जाने पर परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ती है, वरन लगभग समान रहती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन आता है। इस तरह से हम बात करते हैं ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक पूरा का पूरा कोश बढ़ता है। जब कोश बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि पहले से दूसरे में जाएंगे तो प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाएंगे तो साइज़ में वृद्धि होती है, लेकिन जब सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो साइज़ लगभग समान रहता है, कोई वृद्धि नहीं पाई जाती। उसका कारण है अगेन लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण साइज़ में कमी आ जाती है। तो एक कोश के कारण जितनी आकार में वृद्धि होनी चाहिए द्वितीय से तृतीय पर जाने पर, उतनी की कमी आ जाती है लेंथेनाइड संकुचन के कारण। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जितने तत्व हैं उनके आकार लगभग समान होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन वापस पूछा जाएगा, क्या कारण है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्वों के आकार जो है वो लगभग बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, उसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार एक कोश के कारण जितना बढ़ना चाहिए उतना ही घट जाता है, इसलिए द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों का आकार लगभग बराबर होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में जाएंगे, आकार में वृद्धि होगी, त्रिज्या में वृद्धि होगी, लेकिन द्वितीय से तृतीय में जाएंगे आकार में कोई वृद्धि नहीं होगी। उसका कारण है जितनी वृद्धि होती है वो लेंथेनाइड संकुचन के कारण नलीफाई हो जाती है और उस वजह से आकार में कोई वृद्धि नहीं होती और दोनों सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लगभग एक जैसे होते हैं, दोनों का आकार एक जैसा होता है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब कभी भी बात करेंगे तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसको अपन बोलते हैं नाभिक का आकर्षण बल। इसी तरह से जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रिपल्शन। तो जो भी चीज़, और एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एस कोश का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, परिरक्षण प्रभाव होता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से बचाना। तो नाभिक के आकर्षण बल से बचाता है, कौन बचाता है? कोश। तो एस कोश का स्क्रीनिंग
इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, डी क्लोज का कम होता है। जब डी कोश का स्क्रीनिंग यानी परिरक्षण प्रभाव कम होता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा दृढ़ता से अंदर खींचते हैं, और अंदर से खींचेंगे तो साइज में कमी आएगी। तो परिरक्षण प्रभाव और जो हम इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास भर रहे हैं n-1 डी उपकोश में भर रहे हैं, ये दोनों फैक्टर तो साइज में कमी लाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो प्रतिकर्षण के कारण साइज में वृद्धि करते हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर हमको पता होना चाहिए कि किस प्रभाव के कारण आकार में कमी आएगी और किसके कारण आकार में वृद्धि होगी। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² Z इफेक्टिव, यानी कोशों की संख्या बढ़ेगी तो R यानी परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान घटेगा। R इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी परमाणु त्रिज्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n² यानी कोशों की संख्या। तो मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कोशों की संख्या, जितने ज़्यादा कोश होंगे, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी R का मान बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, R का मान कम होता जाएगा। फिर इसके बाद में संक्रमण तत्वों हेतु किसी आवर्त में n का मान स्थिर रहता है तथा Z इफेक्टिव का मान जो है 0.15 ही बढ़ता है, इसलिए संक्रमण तत्वों के आकार लगभग समान होते हैं। अब ये बात थी कि संक्रमण तत्वों में बहुत सारे बंध पाए जाते हैं और इस कारण उनमें अलग अलग तरह की त्रिज्याएं पाई जाती है। कौन सी त्रिज्या सबसे छोटी होगी, यानी सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। अगर इन सब त्रिज्याओं की बात करें तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मान किसका होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा धात्विक त्रिज्या के मान परमाणुीय सहसंयोजक त्रिज्या के मान से अधिक होते हैं, यानी धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से ज़्यादा होता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट द 3 तरह के, हमने 3 गुणधर्मों के बारे में हम जानकारी हासिल की। पहला जो गुणधर्म हमने पढ़ा वो था धात्विक गुणधर्म, यानी जितने भी मेटल हैं वो धातु हैं तो क्यों हैं, तो और धात्विक गुणधर्म या धात्विक बंध के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज़ संक्रमण तत्वों के द्वारा दिखाई जाती है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में परमाणु आयतन और घनत्व के बारे में बताया कि जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनका घनत्व पूरी पीरियोडिक टेबल में अन्य तत्वों से सर्वाधिक होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया त्रिज्या के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों में तो लेंथेनाइट संकुचन का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 गुणधर्मों को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी गुणधर्म है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।